गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है भूगोल की उत्तम पाठ्य पुस्तक का चयन। यह हमारा पार्ट 2 है। हमने पूर्व की कक्षा में देखा कि जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसके चयन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमने देखा कि जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है सबसे पहले वह बालक केंद्रित होनी चाहिए, पूरा फोकस बालक पे होना चाहिए, तभी उसका निर्माण होना चाहिए। इसके साथ साथ देखा हमने कि जो छात्र है उसका स्तर किस प्रकार का है, उसकी आयु कैसी है, उसका मानसिक विकास किस प्रकार है, उसके अकॉर्डिंग पाठ्य पुस्तक का निर्माण भी होना चाहिए। फिर हमने आगे देखा कि जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत जो शब्द है वे किस प्रकार के होने चाहिए, सरल होने चाहिए, बड़े होने चाहिए या छोटे होने चाहिए। जिसके आधार पर हमने देखा था कि जो पाठ्य पुस्तक है उसके जो अक्षर है वह बड़े आकार में होने चाहिए ताकि जो छात्र है उन्हें उस अक्षर को पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आंखों पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ना चाहिए। और हमने देखा कि जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें जो चित्र होते हैं, जो डायग्राम होते हैं, जो मानचित्र होती है उनका भी अपना एक विशेष महत्व होता है, क्योंकि जब हम छात्रों को इस भूगोल शिक्षा का जब हम ज्ञान प्रदान करते हैं तो उसके लिए हमें जो ये मानचित्र होते हैं, जो डायग्राम होते हैं, जो चित्र होते हैं, इनका हमें सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि हम इन चीज़ों के माध्यम से ही हम छात्रों को जो संपूर्ण भूगोल है उसका ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इसलिए अगर हम देखें जो भूगोल है जो भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत चित्र, डायग्राम, मानचित्र का प्रयोग अधिक होना चाहिए। अगर हम देखें कि अगर पाठ्य पुस्तक में इन सब चीज़ को अगर सम्मिलित नहीं किया जाता तो पाठ्य पुस्तक का निर्माण होने का संभव नहीं होता है। इसलिए पाठ्य पुस्तक में इन सब चीज़ का ऐड होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके साथ साथ हम देख रहे थे कि जो पाठ्य पुस्तक है उसका निर्माण हमें किस प्रकार करना चाहिए, उसके लिए हमें किन किन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके अंतर्गत हम 7 पॉइंट कंप्लीट कर चुके थे। 8वां पॉइंट है हमारा पाठ्य पुस्तक की भाषा स्पष्ट एवं सरल होनी चाहिए। कि पाठ्य पुस्तक की भाषा स्पष्ट एवं सरल होनी चाहिए। अगर हम देखें जो हमारी पाठ्य पुस्तक है वह सरल पर स्पष्ट होनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो लंबे और कठिन शब्द जो होते हैं उनसे हमें बचना चाहिए और छात्रों के समक्ष हमें छोटे और सरल शब्दों को प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे जो छात्र है वह छोटे शब्दों को समझ सके, क्योंकि कई वर्डिंग ऐसे होते हैं कि वह लंबे होते हैं और उन्हें हमें समझाने में परेशानी होती है और छात्र उस समय तो उन शब्दों को समझ लेते हैं परंतु वह बाद में उस शब्दों को भूल जाते हैं। इसलिए हमें इसके अंतर्गत जो छोटे सरल शब्द है उसको सम्मिलित करना चाहिए, उनके बारे में हमें ज्ञान प्रदान करना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखें तो जो व्याकरण संबंधी जो नियम होते हैं उनका भी पालन करना चाहिए, क्योंकि हिंदी विषय के अंतर्गत यहाँ हम देखेंगे भूगोल के अंतर्गत जो व्याकरण संबंधी शब्द होते हैं जहाँ पर जिसकी जो मात्राएं लगानी होती है उसी प्रकार हमें व्याकरण के माध्यम से छात्र को ज्ञान प्रदान भी करना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखें तो जो द्वितीय अर्थीय जो शब्द है उनसे भी बचना चाहिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका डबल मीनिंग निकलता है तो उन शब्दों को भी बोलने से हमें बचना चाहिए, जिससे छात्र एक ही शब्द को पढ़ने में आसानी हो सके। इसके साथ साथ हम देखें जो स्थानीय परिवेश में जो बोले गए शब्द होते हैं उनका अधिक उपयोग छात्रों के समक्ष करना चाहिए, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे
विधियों पर आधारित होनी चाहिए। ये जो पाठ्य पुस्तक है वह सीखने की अच्छी विधियों पर आधारित होनी चाहिए। इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो विषय वस्तु को सही प्रकार से शिक्षार्थी के सामने हमें प्रस्तुत करना चाहिए और जो सीखने की जो नवीन विधियां हैं, जो तकनीक के माध्यम से, जो तकनीक पर आधारित जो पुस्तकें होती हैं, उनका उपयोग करके हमें छात्रों को ज्ञान प्रदान करना चाहिए, जिससे जो छात्र है वो सरल विधियों या तकनीक से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको ज्ञात कर सकेगा। इसलिए हमें भूगोल की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो नई नई विधियां आती हैं जिससे हम छात्रों को सरल से कठिन की ओर ले जा सके, और ऐसी विधियों का उपयोग करके हमें छात्रों के समक्ष हमें अध्यापन कार्य करवाना चाहिए, जिससे जो छात्र हैं उनके मध्य उनके अंदर रुचि का अनुभव या जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो हम क्या करेंगे कि पाठ्य पुस्तक के अंदर हम नई नई विधियों को ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक में अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं भाईचारे को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें जो पाठ्य पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं भाईचारे को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इसके अंतर्गत हम देखें तो वर्तमान समय में यह मांग रही है कि जो राष्ट्र है, समाज है, उनमें सहयोग और भाईचारे की भावना का विकास होना चाहिए। अगर जो सभी राष्ट्र के या सभी समाज के लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे तो क्या होगा, आपस में भाईचारे की भावना उत्पन्न हो सके, इसलिए सभी को मिलकर रहना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब व्यक्ति आपस में मिलकर रहेगा तो उनके अंदर जो घृणा है, जो विदेश जो भेदभाव है जैसी भावनाओं का अंत हो पाएगा, क्योंकि अगर सब मिलजुल कर एक भाईचारे के समान अगर व्यक्ति रहता है तो उनके मध्य जो भी घटना होती है, जो भी भेदभाव होते हैं, वो समाप्त धीरे धीरे होने लग जाती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो भारत है वह विश्व बंधुत्व की दिशा में सक्रिय सहयोग भी देता है, क्योंकि भारत के अंतर्गत जितने भी व्यक्ति है वह सभी क्या है, आपस में भाई बहन है। तो हमें इस ओर जाना चाहिए कि जो देश में जो भी सभी व्यक्ति है वह हमारे भाई बहन जैसे ही है। तो हमें पाठ्य पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना को और भाईचारे को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे सभी व्यक्ति है वह मिलजुल कर रहे, उनमें राष्ट्रीय एकता बनी रहे। तो ये था पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भाईचारे को प्रोत्साहन मिलना। अब नेक्स्ट है 12वां पॉइंट,
में समय समय पर सुधार तथा पुनरावृत्ति की संभावना होनी चाहिए। इसके अंतर्गत हम देखें तो जो पाठ्य पुस्तक है उसमें समय समय पर सुधार व पुनरावृत्ति की संभावना होनी चाहिए कि जो भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत हम किसी भी प्रकार का पुनरावृत्ति या सुधार कर सके। और हमें इसके अंतर्गत देखना है कि जब पाठ्य पुस्तक का निर्माण इसके अंतर्गत किया जाता है तो वह छात्रों के अनुकूल है या नहीं, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो नवीनतम जो आंकड़े हैं या तकनीक है उनका समावेश होना चाहिए, क्योंकि भूगोल विषय एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम छात्रों को स्टैटिक करवाते हैं, जिसके अंतर्गत हमें समय समय पर जो नए आंकड़े हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है। तो भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत नवीन जो आंकड़े हैं उनका समावेश होना चाहिए। जो नई तकनीकें यूज की जा रही है उसका समावेश होना पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यक होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम उसे कभी हमें इस जो हमने कार्य करवाया है छात्रों के अध्यापन कार्य करवाया उसको हम आसानी से दौरान कार्य भी करवा सकते हैं। ये था पाठ्य पुस्तक में समय समय पर सुधार व पुनरावृत्ति की संभावना। अब आता है पाठ्य पुस्तक द्वारा भौगोलिक यात्राओं को महत्व प्रदान किया जाए कि पाठ्य पुस्तक द्वारा भौगोलिक जो यात्राएं हैं उनको महत्व प्रदान किया जाए। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो भूगोल की विषय सामग्री इस प्रकार की हो कि जो भूगोल के विद्यार्थी है उनके लिए इस तरह अनुकूल जो भौगोलिक यात्राएं होती हैं उनका महत्व है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। जबकि इस प्रकार की यात्राओं से जो विद्यार्थी है वह देखकर स्वयं अनुभूति द्वारा व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अधिक समर्थ हो पाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो विद्यार्थी है उसको जब भौगोलिक यात्रा के लिए हम छात्रों को ले जाते हैं तो छात्र क्या करते हैं, वहाँ पर प्रत्यक्ष जाकर उस चीज को देखते हैं और स्वयं की अनुभूति को बताते हैं, जिससे क्या होता है कि छात्र प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर पाता है। तो इसके अंतर्गत भी यही है कि जो भौगोलिक यात्राएं होती हैं या पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत, क्योंकि भूगोल के अंतर्गत भ्रमण पर ले जाना आवश्यक होता है, इसको सिलेबस में भी ऐड किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो भूगोल के अंतर्गत जो भी हम भौगोलिक दृश्य पढ़ाते हैं तो अगर उसका ज्ञान अगर हम छात्रों को प्रत्यक्ष रूप में अगर हम देते हैं तो छात्रों पर एक अलग ही प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें छात्रों को जो भौगोलिक यात्राओं पर ले जाना चाहिए, जहाँ पर जो
व्यक्ति जो छात्र है वह स्वयं के द्वारा अब उस चीज को अनुभव कर सकता है और अपने व्यवहारिक ज्ञान में उसको उतार भी सकता है। तो यही है कि पाठ्य पुस्तक द्वारा भौगोलिक यात्रा को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक का आवरण आकर्षक एवं बहिरंग हो। तो जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर हम देखते हैं कि जो पुस्तक का जो बाहरी जो रंग है वह किस प्रकार का होना चाहिए। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कि भूगोल की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत उसका जो बाहरी आकर्षक है वह आकर्षक होना चाहिए और कलरफुल जो कवर आते हैं उससे हमें उस पुस्तक पर कवर चढ़ाने चाहिए। इसके साथ साथ हम देखें तो जल्द जो हम चढ़ाते हैं वह मजबूत होनी चाहिए जिससे वह जल्दी से खराब भी नहीं हो सके। इसके साथ हम देखें तो उसके जो अक्षर है पाठ्य पुस्तक के वह बड़े होने चाहिए, अधिक छोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब अक्षर बड़े होते हैं तो छात्रों की आंखों पर असर नहीं पड़ता है। अगर पाठ्य पुस्तक के अक्षर छोटे होते हैं तो छात्रों की आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए उसके जो अक्षर है वह बड़े और स्पष्ट होने चाहिए। इसके साथ हम देखते हैं कि जो पाठ्य पुस्तक है उसके जो कागज उपयोग में लिए जाते हैं वह भी अच्छे होने चाहिए, जिससे जो छात्र हैं उन्हें पढ़ने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और उन पाठ्य पुस्तक में जो भी शब्द लिए जाते हैं वह सरल होने चाहिए। कठिन शब्दों से इस पाठ्य पुस्तक अंतर्गत हमें बचना चाहिए, क्योंकि कुछ कठिन वर्डिंग ऐसे होते हैं कि जो छात्रों को शीघ्र समझ में भी नहीं आते और अध्यापक को पढ़ाने में भी दिक्कत आती है। इसलिए जो पाठ्य पुस्तक है उसका बाहरी आकर्षण अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कुछ किताबें दिखने में बहुत सुंदर लगती है तो छात्रों को लगता है कि जब हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो वह बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि उसके हम बाहरी पेज को देख के बताते हैं। इसलिए जो पाठ्य पुस्तक है उनमें विभिन्न चित्रों का, विभिन्न जो कलरफुल जो कवर आते हैं उनका उपयोग होना चाहिए, जिससे वह क्या हो आकर्षक भी लगे। तो ये था पाठ्य पुस्तक का बाहरी आवरण आकर्षण और बहिरंग इस प्रकार का हो। तो ये था भूगोल की उत्तम पाठ्य पुस्तक का चयन की भूगोल की हम जो अच्छी पाठ्य पुस्तक है उसका चयन हम किस प्रकार करेंगे। अंत में अगर हम देखें तो जो पाठ्य पुस्तक है वह विद्यार्थी के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है, और जो पाठ्य पुस्तक है वह एक प्रकार से हम देखें तो साधन का काम भी करती है, वह साधन नहीं है, क्योंकि जो अध्यापक है वह इसको साधन के रूप में प्रयोग करता है और छात्रों को अध्यापन कार्य करवाता है। अगर जो अध्यापक है अगर वह पूर्णतः पुस्तक पर निर्भर होता है तो छात्रों के समक्ष अगर कोई भी परेशानी आती है तो वह उस परेशानी को क्लियर नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है। इसलिए तो जो पुस्तक है उस पर पूरा डिपेंड अध्यापक नहीं होना चाहिए, उसे पाठ्य पुस्तक के बाहर का अगर जो कोई ज्ञान है वह ज्ञान भी उसे प्राप्त होना चाहिए, जिससे छात्र के सामने जब भी कोई परेशानी आए तो जो अध्यापक है उस परेशानी को वह सॉल्व कर सके। इसलिए इसके अंदर अगर हम देखें तो जो अध्यापक है वह उसका ज्ञान पाठ्य पुस्तक में ना रहकर
दूसरी चीज़ों में भी उसका ज्ञान होना जरूरी होता है। तो ये था भूगोल की उत्तम पाठ्य पुस्तक का चयन। अब इससे संबंधित आज का आपको जानकारी है। भूगोल की उत्तम पाठ्य पुस्तक के चयन के विभिन्न बिंदुओं का वर्णन कीजिए। कि भूगोल की उत्तम पाठ्य पुस्तक के चयन के विभिन्न बिंदुओं का वर्णन कीजिए। यह आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में थोड़ा जैसे महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करिए। यदि आप बाहर जाते हैं या किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए।